नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। जनरल स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑनलाइन के तौर पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये मोस्टली उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 देने वाले हैं। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया गया है टेलीग्राम के साथ साथ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पर डे शाम 5:30 बजे ये सेशन मिला करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो कहता है वो कहता है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो देखिए, पांड्यों का जो उल्लेख है सबसे पहले मार्को पोलो ने किया था। ठीक है, मार्को पोलो कौन था? तो एक इतालवी यात्री था, खोजकर्ता था और लेखक था। इसने भारत का जो दौरा किया था, कब किया था? 1288 से 1292 के बीच। और उस वक्त किसका शासनकाल हुआ करता था? पांड्यों का शासनकाल हुआ करता था। अगर हम पांड्यों की राजधानी की बात करें तो मदुरै हुआ करती थी। कब तक? 14वीं शताब्दी के मध्य तक। उसके बाद इसकी दूसरी राजधानी जो हुई कोरकाई हुई, जो कि एक बंदरगाह भी था। और 16वीं शताब्दी के अंत तक पांड्यों की जो तीसरी राजधानी हुई वो तेनकासी हुई। कहाँ पे? तेनकासी। ठीक है, तेनकासी इसकी तीसरी राजधानी बनी थी पांड्यों की। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आप सबको पता है बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था। और बिपाशा के साथ साथ इसका एक और नाम था, वो था अर्जिकिया। ठीक है, यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो कितनी है? 460 किलोमीटर है, जो कि इसकी लंबाई 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ब्यास को ग्रीक लेखकों ने हाइपेसिस कहा है। क्या कहा है? हाइपेसिस कहा है। ठीक है, और रावी और ब्यास नदी विवाद काफ़ी फेमस है, आए दिन चर्चा में रहती है। और ये जो है पंजाब और हरियाणा के बीच अतिरिक्त पानी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? ठीक है, तो ये था हरेक वंश। ठीक है, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में हरेक वंश की स्थापना हुई थी, बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी तो जो थी वो थी राजगिरी या फिर गिरिव्रज। और बाद में इसकी राजधानी कहाँ कर दी गई थी? पाटलिपुत्र, जो कि भी पटना के तौर पे जाना जाता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, या अगर जैन साहित्य में देखेंगे तो श्रेणिक नाम मिलता है किसका? बिंबिसार का। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी और अगर शासकों की, तो बिंबिसार जो है वो अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, और एक और याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक जो था वो बिंबिसार था। और बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था और गद्दी हासिल की थी। कब हासिल किया था अजातशत्रु ने गद्दी? 492 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसका बचपन का नाम क्या था? कुनिक था। ठीक है, अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था। और अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का जो राजा बना वो कौन बना था? ओडियन बना था। और बौद्ध ग्रंथ में ओडियन को पितृहंता कहा गया है, लेकिन वहीं अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो उसमें पितृभक्त कहा गया, यानी कि पिता का भक्त कहा गया है। और ओडियन के द्वारा ही जो राजधानी है वो राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया गया था। और पटना जो भी जाना जाता है, यानी पाटलिपुत्र जो पहले था, उसकी जो स्थापना या फिर नगर बसाने का जो श्रेय जाता है ओडियन को हो जाता है, जो कि गंगा और सोन नदी के किनारे था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। कब? 16 मार्च 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था ये आपका खानवा का युद्ध। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और ये आपका 67th बीपीएससी जो अभी कैंसिल हुआ उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये आपका ऋग्वेद का है। ठीक है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो ये था सिंचाई कर। हक ए सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? तो ये था मीर कासिम। ठीक है, किसने किया था?
मीर कासिम ने किया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कनिष्क की राजधानी जो थी वो फिरोजपुर थी, जो कि अभी पेशावर के तौर पे जाना जाता है, और ये कहाँ है? पाकिस्तान। और अगर कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो था वो था कुषाण वंश का शासक। ठीक है, कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा 78 ईसा पूर्व जो गद्दी पर इसने बैठा था उसको हम क्या जानते हैं? शक संवत का आरंभ मानते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप जरूर याद रखिए क्योंकि कई दफ़ा इस क्वेश्चन को पूछा गया और हमेशा ये क्वेश्चन जो है एवरग्रीन क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, इस चीज को आप नोट करेंगे। और कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अशोक घोष थे। ठीक है, अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। और इस क्वेश्चन को भी 67th BPSC 3 में पूछा गया था, जो कि अभी कैंसिल हुआ हाल ही में 8 मई को। ठीक है, अगर राष्ट्रकूट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। और कब इसका स्थापना हुआ था? संस्थापक जो थे दंतीदुर्ग थे, और 760 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। राष्ट्रकूट का जो राजधानी था वो कहाँ पे था? मानेखेत। ठीक है, याद रखिएगा। और अशोक का जो अभिलेख है उसमें राष्ट्रकूट का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए किसके अभिलेख में राष्ट्रकूट का जो है वह उल्लेख मिलता है, तो है अशोक का अभिलेख। ठीक है, दंती वर्मा ने महाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी जो उपाधि है धारण की थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कृष्ण प्रथम जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्होंने 758 से लेकर 777 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो था शुभतुंग और अकाल वर्ष। ठीक है, अकाल वर्ष और शुभतुंग उपाधि इन्होंने धारण की थी। और एलोरा कैलाश मंदिर हम लोगों ने देखा इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और कुषाण वंश हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो राष्ट्रकूट के और जो शासक थे वो थे ध्रुव, जो कि 780 से 793 ईस्वी तक शासन किया। और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने सिंहासन हासिल करने के बाद, धारण करने के बाद धारावर्ष और श्री वल्लभ उपाधि धारण की थी। ठीक है, श्री वल्लभ और धारावर्ष की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और याद रखना है आपको कि ध्रुव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहा नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था, इसलिए ध्रुव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगला इसमें और एक शासक आते हैं अमोघवर्ष, जो कि 814 से लेकर 878 ईस्वी तक शासन किए थे। और इन्होंने मान्यखेत नगर को बसाकर राजधानी बनाई थी। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे आप कि कवि राजमार्ग, ठीक है, एक कन्नड़ का प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ है, जो कि इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्ण तृतीय होंगे। ठीक है, अगर आपसे महान शासक पूछा जाए राष्ट्रकूट का तो कृष्ण तृतीय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन था तो कर्क द्वितीय, जो कि 972 से लेकर 973 ईस्वी तक शासन किया था। और तैलप द्वितीय नामक सामंत ने पराजित किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और यहीं पर राष्ट्रकूट वंश का समाप्ति हो गया था, साम्राज्य का समाप्ति हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि दिसंबर 2014 में खोजा गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन सा है, ये आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेगड़ डाणा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, जो कि दिसंबर 2014 में खोजा गया। और ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर जो खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है, हड़प्पा जो है यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ था, तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति। ठीक है, मनुष्य के शरीर की
मूर्ति मिली थी जो कि बलुआ पत्थर की बनी हुई थी, और अन्नागार और बैलगाड़ी। वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था वो विशाल स्नानागार, अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। दाढ़ी वाले मनुष्य की भी पत्थर की जो मूर्ति है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले थे। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, आप सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोथल की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा गुजरात में स्थित है, तो लोथल की जो खोज करता है या उत्खनन करता जो है वो है आर राव, जो कि 1953 में हुआ था। कब हुआ था लोथल का? 1953, आर राव के द्वारा। और ये कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे? मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी और अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब चलिए और कुछ क्वेश्चन जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको भी हम देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया, 67th बीपीएससी में अगर आप लोगों ने दिया हो तो आप लोगों ने देखा होगा। सासाराम इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए आगरा में भी मोती मस्जिद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? ठीक है, सांची का जो स्तूप है यह किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश। ठीक है, किसके? मौर्य वंश के। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो ये था अलीनगर की संधि। कौन सी? अलीनगर की संधि। आप कमेंट करके बताएंगे कि अलीनगर की संधि कौन से वर्ष हुआ था। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में इसका सुझाव था। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत कालीन जो सेना हुआ करती थी, जो प्रांतीय सेना हुआ करती थी, उसको हस्म अतराफ कहा जाता था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन से यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निकासी का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ये था भीम प्रथम। ठीक है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो वह था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो था वो प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वह किस शैली में निर्मित है? तो यह है नागर शैली में। ठीक है, संगम युगीन ग्रंथ तोलाकापियम किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा सोनगिरी जो है क्या है? ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो उस समय जो राज्य हुआ करता था वो था प्रसेनजीत का। ठीक है, उस समय शासक कौन था? प्रसेनजीत। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो वह है 13वां शिलालेख। ठीक है, कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो वह था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया था। 40 गुलामों के दलों का विनाश किस सुल्तान ने किया था? किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। ठीक है, 40 गुलामों का जो दल था उसका विनाश सुल्तान जो किया था वो था बलबन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। प्रसिद्ध चित्र बाज, ठीक है, इसके चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो ये माघ की है। किसकी है? माघ की। ठीक है, और अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अकबर का शिक्षक या गुरु कह लें कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा था, ठीक है, इस शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने।
अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो था हुमायूं का मकबरा। कमेंट करके बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ठीक है। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। ठीक है, ललितादित्य कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। ठीक है। फुतुह उस सलातीन किसकी रचना है और कब की गई थी? तो ये इसामी की रचना है, 1350 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में, वो कौन से भाग हैं? हीनयान और महायान, इसमें विभाजित हो गया था। तो ये जो था वो था चौथी संगीति। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गई थी, हीनयान और महायान में। ठीक है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सदका क्या था? तो सल्तनत काल में सदका जो था एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो होलकर ने अंग्रेजों से जो मंदसौर की संधि की थी वो किया था जनवरी 1818 में। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के थे। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो ये था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है संगम युग का ग्रंथ। ठीक है, संगम युग का जो ग्रंथ है मणिमेखले, ये किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो ये करता है बौद्ध धर्म की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो वेरी इजी है, मोहम्मद अली कुतुब शाह। लेकिन आप लोगों ने बीपीएससी अगर दिया होगा तो देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन से, इजी टू मॉडरेट था। तो ज़्यादा आप नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्टी आते हैं, ऐसा नहीं है। इजी जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये किया था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, तबकाते अकबरी की रचना किसने किया था? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो कहलाते हैं उद्गाता। ठीक है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा का जो जन्मदिन मनाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? पेरुनल। ठीक है, क्या कहलाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है? तो ये लिखा है विज्ञानेश्वर। ठीक है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो एक काव्य शैली में लिखा गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वैसे आपको पीडीएफ तो हम दे ही रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो था बिंबिसार। ठीक है। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किया था अलबरूनी ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? जफरनामा। ठीक है, तो ये औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। ठीक है, औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का जो पत्र है उसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है और इतिहास में विख्यात है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो है इंद्र के। कमेंट करके बताएंगे। हमने आपको बताया है कितने बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में इंद्र के बारे में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ कह लें या प्रारंभ कह लें किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया गया। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वह कहाँ का शासक था? वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो ये था जयमल। ठीक है, जयमल वहाँ का शासक था और 1562 में अकबर ने विजय प्राप्त की थी और उस वक्त किसके नेतृत्व में? सरफुद्दीन के नेतृत्व में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इस तरह क्वेश्चंस आपको डेली शाम 5:30 बजे आया करेंगी
और जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को लाया जा रहा है, तो आप सब इसे मिस मत कीजिएगा। और पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया गया उसके थ्रू डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें।